Good morning, dear students. In last lecture, we have explained various types of examples of physical equilibrium. Now, in today's lecture, I will give you only example of gas in solution, which is proper example of physical equilibrium. Okay, what is in gas in solution? Just see. If we have carbon dioxide in gaseous form and I will take aqueous solution of carbon dioxide, means this is the proper example of simple soda. आप सब जानते हैं अगर हम कोई भी शॉप में कहीं भी सिंपल सोडा लेने के लिए जाते हैं तो सिंपल सोडा को कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ होता है, मीन्स फ्रीज में सिंपल सोडा को रखी जाती है और जब भी टेम्परेचर उसका लोअर होगा तब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम फ्रीज में से सिंपल सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के एक्वियस सॉल्यूशन को हम फ्रीज में से बाहर निकालते हैं और उसका ढक्कन जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसमें से गैस बाहर निकलता है। अगर उसमें हम सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा इवापोरेशन उसका हो रहा होता है। तो जब वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था तब कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही हमने ढक्कन ओपन कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगा। उसका मतलब क्या था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्मेट में और एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्मेट में प्रेजेंट था। इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर रहा, उसका एक्वियस सॉल्यूशन भी रहा, दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन चालू रहा। इसीलिए फिजिकल इक्विलिब्रियम का ये बेस्ट एग्जांपल रहा। सो गैस इन सॉल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम when we are discussing about the chemical reactions or physical reactions, because in this reaction there is no change in chemical formula but only physical state change. So that is the best example of physical equilibrium, gas in solution. Okay, now we will discuss the proper example of chemical equilibrium. देखिए, अभी मैं आपको बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम डायनामिक है, वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। चलिए उसके बारे में हम यहाँ पर बातें करते हैं। चलिए, ये N2 और डाइहाइड्रोजन दोनों के बीच में प्रोसेस हो रही है और एमोनिया यहाँ पर बन रहा है। चलिए, इस स्टार्ट हो रही प्रोसेस में तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए N2 और H2 दोनों के बीच में प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर एमोनिया बन रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं डाइड्यूटेरियम D2 एंटर कर रहा हूं। देखिए अभी क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम डायनामिक है तो क्या हो रहा है, देखिएगा इस प्रोसेस में अभी N2, H2 और अमोनिया तीनों है। अगर मैं जैसे ही उसमें डाइड्यूटेरियम ऐड कर रहा हूं इस प्रोसेस में, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्टिविटी हमें मिल सकती है। देखिए, ये हमें इसमें NH3 भी मिल सकता है, इसमें NH2D भी मिल सकता है, इसमें NHD2 भी मिल सकता है, इसमें ND3 भी मिल सकता है, इसमें H2 भी हो सकता है, इसमें HD भी हो सकता है, इसमें D2 भी हो सकता है। क्या हुआ क्या, देखिए इतनी सारी प्रोडक्ट कहां से आ गई। देखिए यहाँ पर अगर अमोनिया बन रहा है तो पहले एक हाइड्रोजन इसमें से सब्स्टिट्यूट होगा, उसके जगह ड्यूटेरियम ऐड होगा तो NH2D, उसके बाद NHD2, उसके बाद ND3, यहाँ पर H2, HD और D2, ये तीनों यहाँ पर बन सकते हैं। अगर रिएक्टेंट में प्रिपेयर हुआ तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम सेट हो सकता है, बट इन शॉर्ट इस प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में ये सभी कुछ
यहाँ पर बन सकता है। इसीलिए ये इक्विलिब्रियम डायनामिक है, यहाँ पर प्रूव हो गया, क्योंकि अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन चालू होगा तभी उसमें ड्यूटेरियम की एंट्री हो जाती है। इसीलिए ये सब प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकती है, ताकि हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। दिस इज द प्रॉपर एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये केमिकल इक्विलिब्रियम का परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है। अभी दूसरा, मैं आपको जो केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दूसरा समझाना चाहता हूँ, दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बट मैं आप सबको ये बोल देता हूँ इक्विलिब्रियम डायनामिक है, ये यहाँ पर प्रूव हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा, ये जो उसका प्रोपोर्शन है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं उसको समझने के लिए। दूसरा मैं एक एग्जांपल, आपको ग्राफिकल एग्जांपल यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान रखेंगे और ये समझेंगे। H2 और I2 के बीच में प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर 2HI बन रहा है। देखिएगा, अभी मैं यहाँ पर H2 और I2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो H2 और I2 की मोलारिटी में समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 1 मोलर है, बट इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट तो होती ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है, तो उसकी 0 रहते हैं हम। नाउ एट इक्विलिब्रियम, समझ लीजिए मैंने इक्विलिब्रियम प्रोसेस जब खत्म हो रही है, आगे बढ़ चुकी है, तब मैं HI का कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट कर रहा हूं और समझ लीजिए कि इस HI का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल रहा है 0.4। मैंने आगे ये बातें थोड़ी की हुई थी। HI का पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या था 0, अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है 0.4। देखिए, तो अच्छे स्टूडेंट्स वो समझ सकेंगे कि ये 0.4 हो गया और इसका इनिशियल 1 था, तो भी ये कितना बचा, 1 में से 0.4 निकल गया, तो ये बचा यहाँ पर 0.6, ये भी बचा यहाँ पर 0.6, क्योंकि 1 में से 0.4 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 1 माइनस 0.4 निकाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0.6 रहने वाला है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1, उसमें से हो गया 0.6, ये था 1, उसमें से हो गया 0.6। तो वी कैन से दैट इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट will decrease and concentration of product will increase। समझे कि नहीं समझे आप? ये माइनस या ये कुछ था ही नहीं है, पर 0 था, ये 0.4 हो गया, और ये 1 था, इसमें से हो गया 0.6। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहां पर ये हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, समझ लीजिए ये इनिशियल में 1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ये डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीजेशन चल रहा है। प्रोडक्ट 0 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए 0 में से आगे बढ़ते बढ़ते जितना हुआ वो, इसका हम ये कॉन्सेप्ट, ये फिगर पर नहीं ध्यान दे रहे, हमें इतना मालूम पड़ता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, बट दोनों में एक ही, दोनों का जो रेट होता है वो एक ही होता है, और उसमें जितना इंक्रीज हो रहा है इसमें इतना ही डिक्रीज होगा। इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 0.4, इसमें डिक्रीज कितना हो रहा है 0.4। तो ये दोनों रेट है वो इक्वल के बेस पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल मैंने आप सबको दिया, बट मैं धीरे धीरे आप समझे, पहले मैंने आपको डायनामिक नेचर के बारे में बात की, आगे बढ़ते 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 मैं ग्राफिकल मोड पर आ गया और आपको ग्राफ के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। तो हमें इतना पता चला कि इस तरीके का ग्राफ ये इसमें हो सकता है। ओके,
चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के तरफ, जो आपको नीट जेडब्ल्यू में बहुत ही काम में आने वाली है। और उस क्वेश्चन का नेम है भी एक्टिव मास लॉ। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिव मास लॉ। ये क्या होता है एक्टिव मास लॉ? चलिए वो समझना शुरू करते हैं। In 1864, name of the scientist Goldberg and Waag. Name of the scientist Goldberg and Waag gives very important law. Gives very important law of chemical equilibrium. Goldberg and Waag gives very important law of chemical equilibrium. चलिए ये लॉ कौन सा है, मैं आप सबको यहाँ पर पहले लॉ समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन में ले जाता हूँ। देखिए, वेलोसिटी of chemical reaction is proportional to concentration of reactant. Velocity of chemical reaction is proportional to concentration of reactant, in which mole will be in power. वो क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। चलिए आपके लिए मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन, जो कि एनसीईआरटी में भी इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं की हुई है, बट मैं ऐसी ही टेक्निक यहाँ पर खोजते रहता हूँ कि आपको मैं किस तरीके से आसानी से समझा सकता हूँ। ये मैंने कहा कि एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है, ओके, बट आपको मजा आएगा। देखिए ए बी यहाँ पर रिएक्टेंट है, सी डी यहाँ पर प्रोडक्ट है, या वी एफ यानी वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वी एफ यानी वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और वी आर क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, ये ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी और डी क्या है तो क्या प्रोडक्ट है। चलिए अभी हम ये गुलबर्ग और वाग का लॉ यहाँ पर देखते हैं। ये जो एक्टिव मास है ना, ये वर्ड एक्टिव मास ये पुराना वर्ड था, आज उस एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। एक्टिव मास यानी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत में मत आइएगा एक्टिव मास वर्ड सुनकर। चलिए अभी मैं आप सबको ये प्रूफ करते दिखाता हूं क्या है ये एक्टिव मास लॉ। चलिए रूल क्या है, वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, चलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी है वी एफ, प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए उसके जो मैं मोल है यहाँ पर ये कर देता हूं ए बी सी डी, where small ABCD are mole of reactant and product respectively, and capital AB are reactant, capital CD are product. So VF proportional to concentration of reactant, reactant कौन से है इसमें, A और B, और ये A और ये रहा B। मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट की है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मेंशन करता है कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, कैपिटल एम, उसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। मोल को कहां पर ले लेना है, पावर में, तो ए का मोल कितना है, स्मॉल है, उसको पावर में ले लिया, बी का मोल कितना है, स्मॉल बी, उसको भी पावर में ले लिया। तो वी एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू ए बी रेस टू बी।
इस प्रोपोर्शनल टू सिंबल को हम रिमूव करते, हम यहाँ पर करते हैं कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हुए कांस्टेंट ले सकते हैं, आप सबको मालूम है। वी एफ इज इक्वल टू के एफ ए रेस टू ए बी रेस टू बी। इक्वेशन नंबर ये हो गया यहाँ पर 1। और ये जो के एफ हुआ ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये आसान तरीका आप सबको नीट और जेडब्ल्यू में बहुत ही कारगर लेने वाला है, बहुत ही मजा आएगा आपको। देखिएगा ये बहुत मजा आने वाली बात है। और ये वी आर, देखिए फिर से यही रूल, वेलोसिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, उसके लिए रिएक्टेंट ए भी था, और रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन रहेगा? सी डी। तो ये रहा ये सी और ये रहा ये डी, ये स्मॉल सी और ये रहा स्मॉल डी। चलिए अभी मैं इसमें से भी प्रोपोर्शनल टू सिंबल रिमूव करूंगा तो के आर सी रेस टू सी रहेगा, यहाँ पर डी रेस टू डी रहेगा। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर कौन सा रहा? 2। ये के आर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, के आर कांस्टेंट फॉर ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसने मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। वी नो दैट फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। ये हम सबको मालूम है कि वी एफ और वी आर की वैल्यू कैसी हो जाती है? दोनों में इक्वल हो जाती है। वी एफ इज इक्वल टू वी आर। चलिए इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। यहाँ पर क्या होता है? के एफ ए रेस टू ए बी रेस टू बी इज इक्वल टू के आर सी रेस टू सी डी रेस टू डी। जो भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है उसका वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल होता है, ये हम सब जानते हैं। चलिए अभी मैं इस के आर को यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, मैं आ सकता हूँ ना, और ये ए बी को सामने ले जाता हूँ। सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए और बी रेस टू यहाँ पर क्या हो गया? बी। ये है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। इसको बोलते हैं, इस दोनों के डिवीजन को मैं ले लेता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात है इसीलिए मैं इसको ले लेता हूँ के सी। सो के सी इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन आ गया सी डी अपॉन ए बी, मीन्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और आगे जो मोल है वो मैंने ले लिया पावर में। ये मैंने आप सबको प्रूव कर दिया। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाता हूं, डियर्स आपको सीधे ही अगर ये इक्वेशन लिखना हो तो भी बहुत ही आसान बात है। किस तरीके से ये इक्वेशन सीधे ही लिख सकते हैं? चलिए सीधे अगर इक्वेशन ये लिखना है तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कौन सी है? एच आई। इसका मोल कितना है? 2। इसको ले लीजिए पावर में, अपॉन में H2 और I2 लियो। ये हो गई आसान बात। इसको सीधे ही लिख सकते हैं यहाँ पर। ये तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया, बट टेक्स्ट बुक में ये सीधा ही दिया हुआ है। बट आपको क्वेश्चन होगा सर ये कैसे आ गया? तो किस तरीके से आया मैंने आपको ऊपर प्रूफ कर दिया। ये नीट और जेडब्ल्यू का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आपको कोई भी रिएक्शन आए तो सीधा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए अगर ये रिएक्शन है, इसका आपको सीधा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है के सी। प्रोडक्ट कौन सी है? NH3। उसके मोल कितने हैं? 2। ऊपर ले लीजिए 2। रिएक्टेंट कौन से है? N2। और दूसरा कौन सा है? H2। उसके मोल कितने हैं? 3। तो ये NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 और H2 का क्यूब। ये सीधा ही हमने ले लिया यहाँ पर उसका एग्जाम्पल। आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। इसको आसानी से अगर लिखना हो तो सिर्फ एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझाता हूँ। ये 5O2, ये हो गया 4NO
और ये हो गया 6H2O। चलिए सीधा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, प्रोडक्ट कौन सी है यहाँ पर NO, उसके ऊपर क्या आ रहा है 4, H2O इसके ऊपर क्या आ रहा है 6, NH3 उसके ऊपर क्या आ रहा है 4 और O2 के ऊपर क्या आ रहा है 5। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा ही हम लिख सकते हैं और आप सभी को ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अच्छी तरीके से आ रहा होगा। समझ रहे हैं आप किस तरीके से प्रूव हुआ। अगर फिर भी आपको इसमें कोई इश्यू होता है तो आप वीडियो रिपीट करके भी उसको देख सकते हैं, बट मैंने बहुत ही आसान बात आपको समझाई है। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट उतना ही आप सबको इसमें करना है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन, और जो भी आगे का चैप्टर अभी रहने वाला है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल। तो आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। आई होप कि आप सबको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम।